रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। This show is brought to you by National Center for Promotion of Employment for Disabled People. या दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि सीरीज चल रही है एनसीपीडीपी जावेद अबीदी फेलोज के साथ, जिसमें हम आपको हर बार एक फेलो से मिलवाते हैं और उनकी रिसर्च के बारे में आपसे उनके एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। आज इस श्रृंखला में हमारे साथ जो आज की मेहमान है वो काव्या मुखीजा जी है। वो एक्सेसिबल टूरिज्म इन जयपुर पे काम कर रही हैं। जानेंगे कि उन्होंने अपनी स्टडी में क्या पाया है। ये फुल टाइम विशेष ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम कर रही हैं और डिसेबिलिटी राइट्स को लेके पैशनेट है। काव्या जी, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो उड़ान पे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आई एम ग्लैड टू बी हियर। काव्या जी, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फेलोशिप, व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड इट? यस, सो उससे पहले मैं अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूंगी। तो मैं एक लोकोमोटर डिसेबिलिटी के साथ रहती हूँ, जिसको कहते हैं आर्थ्रोग्राइपोसिस मल्टीप्लेक्स कंजेनाइटा। इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि मेरे जो जॉइंट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड हैं, उनकी मोबिलिटी कम है, लिमिटेड मोबिलिटी है, थोड़ी सी स्टिफ है और ये बहुत सारी जगहों पे है। तो क्योंकि जॉइंट्स इम्पैक्टेड है, मसल टोन भी कम है और मसल वीकनेस बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से मैं एक व्हीलचेयर यूज़र हूँ और मैं रोज़ व्हीलचेयर यूज़ करती हूँ क्योंकि मोबिलिटी में दिक्कत आती है। अब क्योंकि एक्सेसिबिलिटी और इनएक्सेसिबिलिटी के चैलेंजेस मेरे साथ शुरू से ही थे, तो कहीं पे भी जाना होता था वहाँ पे पहले देखना पड़ता था कि वो चीज़ एक्सेसिबल है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल स्कूल जैसे था, तो स्कूल में क्योंकि मेरी क्लास फर्स्ट फ्लोर पे हुआ करती थी, तो वहाँ पे मेरे पेरेंट्स रोज ऊपर नीचे मुझे कैरी करके जाते थे। फिर कहीं एक्टिविटी क्लासेस होती थी तो वहाँ पे कुछ टाइम तक वो उठा के लेके गए, बट फिर जैसे वो भी बड़े हो गए, मैं भी बड़ी हुई, तो वो पॉसिबल नहीं रहा और फिर वो यूजुअली मिस आउट हो जाती थी। पर फिर स्कूल कॉलेज में आने के बाद एक्सेसिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ गई। वहाँ पे रैम्प्स थे, लिफ्ट थी, तो इजी एक्सेस हुआ और वहाँ पे लर्निंग एक्सपीरियंसेस भी मेरे काफ़ी अच्छे हुए। तो जैसे आपने पूछा था कि फेलोशिप में एक्सेसिबिलिटी चूज करने के लिए मेरे को क्या इंस्पायर किया, तो सबसे पहले तो मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस ही मेरे को इंस्पायर किया, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी के चैलेंजेस शुरू से ही थे और मेरे को ये लगता है, मतलब मेरा मानना ये है कि एक्सेसिबिलिटी इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इंक्लूजन, क्योंकि जब तक आप कहीं पे पहुंच नहीं पाओगे आप वहाँ पे इंक्लूडेड फील नहीं कर सकते। और एनसीपीडीपी जावेद आबिदी फेलो, जैसे नाम में ही जावेद सर का नाम है, तो मैंने उनके साथ काम भी किया है। जैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज हुई थी, जो एट्थ कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज इन 2015, वहाँ पे मैं उनके साथ एज एन इंडियन डेलीगेट गई थी, जहाँ पे मैंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे। और उनकी मुझे एक मतलब उनके एक तो काम करने का तरीका, नो नॉनसेंस एटीट्यूड, और उनके लिए जो डिसेबिलिटी राइट्स के लिए एडवोकेट करने की जो अंदर उनके फायर थी, वो बहुत इंस्पायर करती थी। तो जैसे ही फेलोशिप लॉन्च हुई, आई वाज लाइक कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी टू पुश फॉरवर्ड जो मेरी खुद की एक पैशन कह सकते हैं है कि एक्सेसिबिलिटी के ऊपर काम करने की। तो ये रीजन रहा कि मैंने एक्सेसिबिलिटी क्यों चूज किया। तो आपको पता कैसे चला इस फेलोशिप का? आप पहले ही टच में थी एनसीपीडीपी की, तो कैसे मालूम चला आपको? जी, मैं टच में एनसीपीडीपी के शुरू से ही थी और फेलोशिप का पता मेरे को ऑनलाइन उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पता लगा। आपने एक्सेसिबल टूरिज्म ये चुना है जयपुर को लेके स्पेसिफिक, लेकिन ये जो जी, टॉपिक है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये पूरे इंडिया में चैलेंजेस लगभग सेम है। तो आपने इंस्टेड ऑफ पूरे इंडिया सिर्फ जयपुर क्यों चुना? जी, जयपुर मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि मैं वहाँ पे पिछले 7-8 साल से रह रही हूँ और जयपुर एक
इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट टूरिस्ट सिटीज है। वहाँ पे लाखों टूरिस्ट, जैसे लास्ट एस्टिमेट जो है वो 150,000 लाख टूरिस्ट आए हैं फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो टूरिज्म एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है। राजस्थान की 20% इकोनॉमी जो है वो टूरिज्म से आती है, टूरिज्म के रेवेन्यू से आती है। और दूसरा मेरा रीजन ये था एक्सेसिबल टूरिज्म चूज करने का कि लेजर और टूरिज्म, ट्रैवल, इन सब चीजों को जब हम पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के संदर्भ में देखते हैं तो उसको हम इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। क्योंकि जैसे मैंने अपने फाइंडिंग्स में भी पाया कि जब भी हम लेजर, इन सब चीजों की बात करते हैं कि कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी कहता है कि मेरे को यहाँ घूमने जाना है, ये करना है, वो करना है, तो पहला क्वेश्चन आ जाता है कि तुम्हें ये क्यों करना है, तुम्हारे लिए जरूरत क्यों है। पर अगर यही हम एक नॉन डिसेबल्ड के पर्सपेक्टिव से देखें तो उनको हम नहीं पूछते हैं कि आपको यहाँ पे क्यों जाना है, क्यों घूमने जाना है, क्यों ये करना है। जबकि हमारे पास रिसर्च एविडेंस है कि ट्रैवल, लेजर, ये सब चीजें स्ट्रेस और एंजाइटी और बहुत सारी मेंटल हेल्थ कंडीशंस रिड्यूस करने में बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। और रिसर्च ने ये भी दिखाया है कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज अगर ये ट्रैवल और टूरिज्म इन सब चीजों को अंडरटेक करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा इंडिपेंडेंट फील करते हैं। और क्या फाइंडिंग्स है आपकी रिसर्च? तो रिसर्च जो मैंने करी थी वो 2 पार्ट्स में करी थी। एक तो था पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के साथ जो मैंने रिसर्च की थी, और दूसरे थे बिजनेस ओनर्स इन जयपुर। तो मेरे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज 77 थे, दीज वर फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्री, और 11 बिजनेस ओनर्स थे। और जो मैंने डेटा कलेक्ट किया था वो यूजुअली ऑफलाइन मीडियम से किया था थ्रू गूगल फॉर्म सर्वे, और इसमें भी 2 टाइप का डेटा निकला था, क्वांटिटेटिव डेटा और क्वालिटेटिव डेटा। इसके साथ साथ मैंने केस स्टडीज कंडक्ट की थी 25 पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के साथ, ऑब्जर्वेशनल विजिट्स किए थे टूरिस्ट प्लेसेस इन जयपुर में, और 2 RTI फाइल की थी ताकि मुझे डेटा मिल पाए कि कितनी पब्लिक प्लेसेस एक्सेसिबल हैं, कितनी जगहों के ऑडिट्स हुए हैं, कितना फंड डिसबर्स हुआ है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मेरी जो फाइंडिंग्स थी, पहले क्वांटिटेटिव फाइंडिंग्स की मैं बात करना चाहूंगी। उसमें ये निकल के आया कि 31% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स जो थे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के, वो रोज ट्रैवल करते थे। 10% जो थे वो साल में एक बार ट्रैवल करते थे, और 2% लोगों ने कभी ट्रैवल ही नहीं किया। और वर्क रिलेटेड ट्रैवल जो था वो मेन पर्पस था फॉर देयर ट्रैवलिंग। एक जो बहुत ही स्ट्राइकिंग फाइंडिंग थी वो थी 80% रिस्पोंडेंट्स सिर्फ अपने पर्सनल व्हीकल का यूज करते थे, और बस जो था वो लीस्ट प्रेफर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था। अब इसमें ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये चीज बताता है कि ट्रैवल करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सेसिबल नहीं है और अवेलेबल नहीं है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को अपने खुद के व्हीकल पे रिलाई करना पड़ता है। दूसरा, एक्सेसिबिलिटी जो था वो मेजर रीजन था उनका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करने के लिए। और एक्सेस, सेम लेवल एक्सेस, या फिर जिसको प्रेजेंस ऑफ रैंप भी हम कह सकते हैं, वो जो था वो मोस्ट रिपोर्टेड एक्सेस नीड थी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की। इसके साथ साथ मैंने होम रिलेटेड डेटा भी कलेक्ट किया था, जैसे कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज कौन से फ्लोर पे रहते हैं, उनके घर में कितनी एक्सेसिबिलिटी है, पेरेंट्स का एटीट्यूड कैसा है। और इसमें एक स्ट्राइकिंग फाइंडिंग ये थी कि मोस्ट पीपल विद डिसेबिलिटीज जो थे वो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब तक अगर आपका घर एक्सेसिबल नहीं होगा या फिर वहाँ पे कुछ साधन नहीं होगा घर से आसानी से बाहर निकलने का, तो आप ट्रैवल नहीं कर पाओगे। और उसमें से ये भी आया था कि मोस्ट ऑफ द पीपल, उनके घर में एक्सेसिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स नहीं थी, और मोस्ट प्रेजेंट रिक्वायरमेंट जो थी वो थी लिफ्ट या फिर एक रैम्प। उसके साथ साथ जो मैंने सर्विस प्रोवाइडर्स का डेटा कलेक्ट किया था उसमें 45% जो थे बिजनेसेस, उन्होंने कहा कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ने उन्हें कभी विजिट नहीं किया। और 18% जो थे वो एम्प्लॉय कर रहे थे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को, एंड एज फार एज 81% ऑफ बिजनेस ओनर्स वर अवेयर of the access needs of persons with disabilities.
साथ ही साथ मैंने कैंपेन्स जो गवर्नमेंट लॉन्च करती है, जैसे सुबह मैं भारत अभियान, RPWD एक्ट, हार्मोनाइज गाइडेंस, इनके बारे में भी अवेयरनेस का डेटा कलेक्ट किया और ये सामने आया कि 36% जो थे वो एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन के बारे में अवेयर थे कि हाँ ऐसा कुछ सरकार ने निकाला है और इस पे काम हो रहा है। और 45% जो थे वो RPWD एक्ट के बारे में अवेयर थे। सो अवेयरनेस कहीं ना कहीं थी, बट वो होलिस्टिक अवेयरनेस नहीं थी कि RPWD एक्ट एक्चुअली कहता क्या है, इसके बारे में अवेयरनेस नहीं थी। राइट। क्वालिटेटिव फाइंडिंग्स जो थी उसमें मैंने ऑब्जर्वेशनल विजिट्स करी थी, जैसे जयपुर चौपाटी हो गया जो एक पब्लिक ईटरी है जयपुर में, रेजिडेंशियल सोसाइटी हो गई, और वहाँ के जो फोर्ट्स हैं, पैलेसेस हैं, वहाँ पे मैंने विजिट किया था। और मेरी फाइंडिंग ये रही है कि वहाँ पे मतलब एक्सेसिबिलिटी का जब हम देखते हैं तो एक्सेसिबिलिटी का जनरल परसेप्शन जो है वो एक्सेस एक रैम्प या फिर एक लिफ्ट से माना जाता है, क्योंकि अभी हम यही सोचते हैं कि डिसेबिलिटी सिर्फ एक तरह की दिखती है, विच इज अ व्हीलचेयर यूजर। और डिसेबिलिटीज बहुत सारे तरह की होती हैं और वहाँ पे पब्लिक प्लेसेस में इस चीज की वो नहीं थी। जैसे मैं जयपुर चौपाटी में जब गई, वहाँ पे रैम्प था, बट रैम्प का जो ग्रेडियंट था वो ठीक नहीं था, उसका जो सरफेस होना चाहिए जैसा वो एक्सेसिबल नहीं था, वो स्लिपरी था। और जैसे मैं सिटी पैलेस गई थी, वहाँ पे मतलब वहाँ पे उन्होंने रैम्प तो है बट वहाँ पे उसके सामने कुछ ऑब्स्ट्रक्टिंग मटेरियल है, जैसे पॉटेड प्लांट्स हो गए, वो रखा हुआ है, तो वो व्हीलचेयर यूजर उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। कई कई जगह पे रैम्प्स के ग्रेडियंट्स जो थे वो ठीक नहीं थे, वो बहुत ही ज्यादा स्टीप थे, हैंड रेल्स मिसिंग थी, और बहुत सारे एक्सेसिबिलिटी नीड्स प्रेजेंट ही नहीं थी, जैसे टेक्टाइल पाथ्स जो थे वो प्रेजेंट नहीं थे वहाँ पे। उसके साथ जो मैंने वहाँ पे केयर टेकर्स होते हैं एक्सेसिबल टूरिस्ट प्लेसेस की, उनसे जब मैंने बात की तो उनको उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई थी कि वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज अगर आएंगे वहाँ पे तो उनको वो असिस्ट कैसे करेंगे। और जो मैंने RTI फाइल की थी उसकी मेरी फाइंडिंग्स ये थी। तो बेसिकली RTI से मेरे को करेंट स्टेटस जो था एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन का इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जयपुर वो मेरे को पता करना था। तो उसमें मेरा ये निकल के आया कि 87 बिल्डिंग्स जो हैं वो ऑडिट हो चुकी हैं जयपुर में, पर इनके बारे में जो डेटा है, जैसे कितनी बिल्डिंग्स जो है वो एक्सेसिबल बनाई गई हैं एक्चुअल में, वो सामने नहीं आया। उसके साथ साथ ये जो एक्सेसिबल ऑडिट्स थे वो स्वयं जो संस्था है उन्होंने करे थे, और 22 लाख तक का जो फंड्स थे वो स्वयं को दिए गए थे ताकि वो एक्सेसिबल ऑडिट कर पाए। और ये जो बिल्डिंग्स थी इनमें से ये सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, इनमें से कोई भी लेजर या टूरिज्म रिलेटेड बिल्डिंग नहीं थी। फोर्ट्स हो गए, पैलेसेस हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, इनमें से कोई भी बिल्डिंग नहीं ऑडिट की गई थी। ग्रेट। ये बताएं कि अब आप क्या लोगों को सुजेस्ट करें, क्या जयपुर एक्सेसिबल है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए या नहीं? मतलब इसका एक क्लियर कट आंसर मैं नहीं दे पाऊंगी। जयपुर वैसे कई कई जगहें जो है वो एक्सेसिबल है, जैसे मैं नाहरगढ़ फोर्ट गई, वहां पे उन्होंने रैंप तो बना दिया है, पर वहां पे एक लिमिट तक ही एक्सेसिबिलिटी आप कर सकते हैं क्योंकि वो एक हिस्टोरिकल प्लेस है। तो एक्सेसिबिलिटी में ये भी एक चैलेंज आ जाता है, स्पेशली जब हिस्टोरिकल आर्किटेक्चरल हेरिटेज साइट्स होती हैं, कि उसको आप कितने लेवल तक एक्सेसिबल बना पाते हैं, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी अगर आप लाएंगे उसमें तो कुछ मॉडिफिकेशंस होंगी तो कुछ उसके स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि जयपुर वैसे एक्सेसिबल इतना नहीं है, बट काम हो रहा है एक्सेसिबिलिटी के उसमें। बट मेरा ये मानना है कि अवेयरनेस जो है, वहाँ के जो अंडरस्टैंडिंग है पर्सन विद डिसेबिलिटीज की, वो बहुत ही लिमिटेड है। जैसे मैंने कहा कि एक व्हीलचेयर यूजर को ही समझा जाता है कि जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज होते हैं वो सिर्फ व्हीलचेयर यूजर्स ही होते हैं। जैसे मैंने एक ऑफिशियल से भी बात की थी राजस्थान सरकार की, तो जब उनको मैंने कहा कि जयपुर चौपाटी में टेक्टाइल पाथ्स होने चाहिए ताकि विजुअली इम्पेयर्ड जो लोग हैं उनको इंडिपेंडेंट चलने में इजी हो जाए, या फिर जो वहाँ पे मेन्यू कार्ड्स होते हैं वो उसका ब्रेल होना चाहिए,
तो उन्होंने उनका रिएक्शन ये था कि उनको ये सब चीज़ें पता ही नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है, जबकि हमारे जो लॉज वगैरह हैं उनमें क्लियरली लिखा हुआ है कि हम कैसे एक्सेसिबिलिटी इनहेंस कर सकते हैं। और दूसरा मेरे को ये लगता है कि जब एक्सेसिबिलिटी की बात आती है तो स्टीरियोटाइप, स्टिग्मा, ये सब चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि सोसाइटी जो सोचती है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के बारे में, उसी के उसी के हिसाब से वहाँ पे काम होता है। और जयपुर में आई वुड से कि जो स्टिग्मा है वो अभी काफी ज्यादा है अबाउट पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। जी। जब आपने बिजनेस पर्सन से बात की वहां पे, और जो ऑफिशियल से बात की, जब उन्होंने आपने उनको अपने सुजेशंस दिए, जब पूछा कि ये हो सकता है, एटीट्यूड क्या था? कि आर दे विलिंग टू फॉलो दैट गाइडलाइंस, और एटीट्यूड कैसा था उनका? उनका एटीट्यूड जो था वो काफी वेलकमिंग था। उन्होंने मतलब क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं थी इन सब चीजों के बारे में, सो दे वर वेरी ग्लैड कि उनको कोई आके ऐसे बता रहा है कि ये सब चीजें होनी चाहिए या फिर ये चीजें मिसिंग है, इस पे आप ऐसे काम कर सकते हैं। तो उस हिसाब से उनका एटीट्यूड रिस्ट्रिक्टिव और डिफेंसिव नहीं, बट काफी वेलकमिंग एंड फोर्थकमिंग था। उन्होंने बोला कि हम इस पे काम करेंगे आगे। जो आरटीआई में 87 बिल्डिंग्स का जिक्र किया आपने जिसमें ऑडिट हुआ है, तो आपने क्या जी उनमें से कोई बिल्डिंग को विजिट किया, और डिड यू ट्राई टू फाइंड आउट कि किस तरह का ऑडिट हुआ है, और क्या वहां पे कुछ इम्प्रूवमेंट भी हुई है या नहीं? जी, तो मैंने वहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स विजिट करी थी जो गवर्नमेंट ऑफिसेज ही थे। और वहाँ पे मतलब ऑडिट तो हुआ है, वहाँ पे रैम्प भी है, पर उसका जो ग्रेडियंट था वो ठीक नहीं था, जैसे मैंने कहा रैम्प टूटे हुए थे। टेक्टाइल पाथ भी थी वो, पर बीच बीच में उसके पैचेस थे। मेजरली यही दो एक्सेसिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स जो थी वो मुझे वहाँ पे दिखी थी। और फिर जब मैंने आधार कार्ड्स को मैंने विजिट किया था, वो एक्सेसिबिलिटी उसमें थे, लिस्ट में जो आई थी। तो वहां पे जब वहां पे एक तो सीढ़ियां थी एक जगह पे, तो वहां पे मैंने अगर उनको बोला जाके कि वहां पे अगर पर्सन विद डिसेबिलिटीज आएंगे तो आप असिस्ट कैसे करोगे उनको, तो वहां पे उनका एटीट्यूड बहुत ही डिफेंसिव था कि उनका ये मानना था कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज अकेले तो आएंगे नहीं, उनके साथ कोई ना कोई केयर गिवर, फ्रेंड, फैमिली मेंबर कोई ना कोई होगा, तो वो असिस्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केयर गिवर की होगी। उन्होंने मेरे को क्लियरली बोला ये। फिर मैंने कहा कि अगर वो अकेले आते हैं तब आप कैसे करेंगे असिस्ट, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनको किसी को साथ में लाना पड़ेगा, हमारा काम नहीं है उनको असिस्ट करना। फिर जब मैंने उनको थोड़ा स्ट्रांगली बोला कि मैं ये रिपोर्ट पे काम कर रही हूँ और ये डिसेबिलिटी कमिश्नर के पास जाएगी, तब उन्होंने वो थोड़ा सहम गए। उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं नहीं, हम असिस्ट करेंगे, जो भी आएगा बिल्कुल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे हम। आपने बताया कि आपने गूगल फॉर्म की मदद से ऑनलाइन स्टडी की है, सर्वे भी किया है। तो मैं जानना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया आपकी जो स्टडी थी वो रिस्ट्रिक्टेड थी जयपुर को लेकिन वहाँ आपने सर्वे किया पूरे इंडिया से, तो रेलिवेंट क्या था? मतलब आपको नहीं लगता कि ज्यादा सर्वे अगर इंडिया में भी करना है तो उन लोगों से करना चाहिए था जिन्होंने जयपुर को विजिट किया है, या लोकल जयपुर लोगों से ज्यादा बात होनी चाहिए थी? उनके क्या इश्यूज हैं, वो क्या कहते हैं? जी, आपका सवाल बहुत ही रेलेवेंट है और बहुत आई एम ग्लैड आपने ये सवाल पूछा। तो इसको करने के कुछ कारण ये थे। पहला तो कोविड-19 पेंडेमिक था, क्योंकि जब हमारी फेलोशिप शुरू हुई थी तब पेंडेमिक और लॉकडाउन वगैरह प्रेवलेंट थे। तो उस दौरान पे फील्ड में जाके पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज से इंटरेक्ट करना उस टाइम पे पॉसिबल नहीं था। दूसरी चीज ये था कि चैलेंजेस ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज मोर और लेस सिमिलर ही रहते हैं, चाहे वो जयपुर में रहें या वो किसी और पार्ट में रहें इंडिया के। तो उनके चैलेंजेस को लेके एक मतलब एक उनके जो चैलेंजेस होंगे दैट वुड फॉलो द सेम ट्रेंड एज पीपल विद डिसेबिलिटीज हु आर लिविंग इन जयपुर। और तीसरी चीज, मैंने कुछ टूरिस्ट जो थे, जो उन्होंने विजिट किया था जयपुर, उनको भी मैंने पूछा था कि उनके एक्सपीरियंसेस कैसे थे। और उनसे भी मेरे को पता लगा कि जैसे उन्होंने पब्लिक प्लेसेस विजिट करी, तो क्योंकि जयपुर एक हिस्टोरिकल सिटी है तो एक्सेसिबिलिटी का चैलेंज आएगा। जैसे एक पार्टिसिपेंट थी, उन्होंने नाहरगढ़ और आमेर फोर्ट जो है वो विजिट किए थे, और वहाँ पे शी इज अ मैनुअल व्हीलचेयर यूजर, एंड उनके पापा जो थे वो प्रोपेल कर रहे थे व्हीलचेयर, और वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी का चैलेंज आया क्योंकि वहाँ का जो
जो टेरेन है वो बहुत ही रगेड है, उसमें गड्ढे हैं, फ्लैट नहीं है, तो व्हीलचेयर यूजर्स के लिए चैलेंजिंग हो पाता है। और दूसरा मैंने जो जयपुर में जो रह रहे हैं उनके साथ भी मैंने ऑनलाइन इंटरेक्शन की स्टडीज कंडक्ट की थी। तो उन्होंने मेरे को ये बताया, जैसे एक एचआर प्रोफेशनल है जो जयपुर में रहती हैं, उन वो रोज ट्रैवल करती हैं कैब से ऑफिस और वापस घर। उन्होंने मेरे को ये बताया कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो कैब ओनर्स होते हैं वो उनकी व्हीलचेयर को कैब में रखने से मना कर देते हैं, क्योंकि उनकी सीट गंदी हो जाएगी। कभी कभी वो जो राइड होती है वो कैंसिल कर देते हैं। आने के बाद वो उनको मना कर देते हैं कि नहीं, हम नहीं लेके जाएंगे क्योंकि आपकी व्हीलचेयर रखनी पड़ेगी। तो ऐसे चैलेंजेस भी आए सामने। जी, ये बड़ी समस्या है। आपकी की रिकमेंडेशंस क्या है, और क्या स्टडी में आपने जयपुर की लोकल ऑर्गेनाइजेशंस का भी सहारा लिया? जी, तो जयपुर में लोकल उमंग नाम की संस्था है। उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया था पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को रीच आउट करने के लिए, गाइड करने के लिए कि स्टडी प्लान कैसे कर सकते हैं और डेटा कलेक्ट करने के लिए। आपकी की रिकमेंडेशंस? जी, तो मेरी की रिकमेंडेशंस ये है कि पहली चीज तो अभी ऑल्दो हमारा लॉ ये कहता है कि पब्लिक प्लेसेस एक्सेसिबल होनी चाहिए, और बहुत सारी डेडलाइंस भी मिली गई थी पर वो फुलफिल नहीं हो पाई। पर हमारा लॉ ये नहीं कहता कि देयर हैज टू बी मैंडेटरीली ऑडिट्स ऑफ पब्लिक प्लेसेस या ऑफ टूरिस्ट प्लेसेस। तो मैंडेटरी नहीं है अभी ऑडिट्स कंडक्ट करना। तो मेरा पहला रेकमेंडेशन तो ये रहेगा कि ऑडिट, हर पब्लिक प्लेस का ऑडिट होना चाहिए मैंडेटोरीली, और इसकी रिपोर्ट निकल के पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए, ताकि जो एडवोकेट्स हैं, एक्टिविस्ट हैं और जो लोकल सिटीजन्स हैं उनको पता हो कि कौन सी प्लेसेस एक्सेसिबल है, किसका ऑडिट किया गया था और उसका निकल के सामने क्या आया। दूसरा जो मैंने देखा कि जब मैं ना रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी कर रही थी तो मैंने बहुत लॉज पढ़े, आरपीडब्ल्यूडी पढ़ा, हार्मोनाइज गाइडलाइंस पढ़ी, और साथ ही जो बाय लॉज हैं राजस्थान के बिल्डिंग बाय लॉज उनको भी पढ़ा। और उनमें सब में लिखा है कि एक्सेसिबिलिटी कैसे मेंटेन होनी चाहिए। सब में बहुत सारे क्लॉजेस हैं, पार्किंग को लेके, एक्सेसिबल एंट्रेंस को लेके, एक्सेसिबल वॉशरूम्स को लेके, पर उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। इम्प्लीमेंटेशन इज अ मेजर लूप होल, क्योंकि लॉ में लिखा है वो ऑन ग्राउंड नहीं दिख रहा है हमें। तो दूसरा की रिकमेंडेशन ये है मेरा कि स्ट्रॉन्गर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए एंड देयर शुड बी अ पेनल्टी अगर ये इम्प्लीमेंटेशन फॉलो नहीं होता है। तीसरा, एक मॉनिटरिंग बॉडी होनी चाहिए जो ये इंश्योर करे कि ऑडिट जो किया गया है वो ऑन ग्राउंड उसकी रेट्रोफिटिंग हुई है या नहीं हुई है, या फिर जो ऑडिट में निकल के रिकमेंडेशंस आई हैं उस पे काम किया गया है या नहीं किया गया है। और अगर रेट्रोफिटिंग हुई है तो वो सही तरीके से हुई है या नहीं हुई है। फॉर इंस्टेंस, अगर वहाँ पे रिकमेंडेशन थी कि रैंप बनना चाहिए, तो रैंप एज पर ग्रेडियंट एंड एज पर जो लॉ में लिखा है उसके अकॉर्डिंग बना है या नहीं बना है। तीसरा जो मेरे को लगा कि बहुत इम्पोर्टेंट है वो है कि कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टूरिज्म सर्विस प्रोवाइडर्स, जो जैसे पोर्ट्स वगैरह में जो स्टाफ होता है, म्यूजियम्स वगैरह में जो स्टाफ होता है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, डिसेबिलिटी सेंसिटाइजेशन एंड ट्रेनिंग होनी चाहिए, और उनको इंडियन साइन लैंग्वेज की भी बेसिक ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, so that they are able to communicate with deaf and hard of hearing people at ease. And finally मैं ये कहना चाहूँगी कि accessibility को हमें एक as an individualized approach देखना चाहिए, and not just something which is linked to ticking check boxes. So finally मेरी recommendation ये है कि हमें accessibility को as an individualized approach देखना चाहिए, and not something which is restricted by the types of disabilities, क्योंकि people who live with similar conditions can also have different accessibility needs. तो इसी के रिगार्ड में मैं एक चीज कोट करना चाहूंगी जो मुझे एक पर्सन विद डिसेबिलिटी ने बोला। तो वो हाल ही में जयपुर आए थे एज अ टूरिस्ट, एंड ही इज अ पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट। जयपुर में वो एक म्यूजियम में गए थे विच इज द एल्बर्ट हॉल म्यूजियम, एंड वहां पे उन्होंने कहा कि मैं कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाया कि म्यूजियम में क्या क्या था, क्योंकि ही वॉज अ पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट, तो उनका सेंस ऑफ विजन वॉज नॉट देयर, तो वो देख नहीं पाए क्या क्या वहाँ पे है आर्टिफैक्ट जो भी म्यूजियम में था।
सो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर वहाँ पे देयर वुड हैव बीन some provision for people with visual impairment to touch and feel the artifacts, या फिर एक मॉडल होता उन आर्टिफैक्ट्स का छोटा सा जो हम टच करके फील कर पाते कि वो आर्टिफैक्ट कैसा है, कैसा दिखता है, तो दैट वुड हैव enabled an inclusive experience for people with visual impairment. सिमिलरली जो डेफ है, जो हार्ड ऑफ हियरिंग है, उनके लिए अगर हम वहाँ पे अगर साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स हों जो उनको एक्सप्लेन कर पाए कि क्या उसकी हिस्ट्री क्या है आर्टिफैक्ट्स की, और उनको बता पाए इस चीज के बारे में, तो वो एक काफी इंक्लूसिव एक्सपीरियंस होगा उनके लिए। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपने बताई हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और लिसनर्स में आपको एक बात बता दूं, जब रेट्रो फिटिंग की बात हो रही थी, रेट्रो फिटिंग का मतलब होता है अगर पुरानी कोई बिल्डिंग है उसको हम दोबारा एक्सेसिबल बनाते हैं तो उसे रेट्रो फिटिंग कहते हैं। काव्या जी, 3 सवाल आपसे जानना चाहूंगा। जी। एक, व्हाट इज द मोस्ट एक्सेसिबल प्लेस इन जयपुर? Okay, so for the most accessible place, I would say it is WTP, which is the World Trade Park in Jaipur. It is a mall and it has, I mean, क्योंकि malls generally देखा जाता है कि it is more accessible than other places, so I would say that. And can I also recommend more places? Sure. Right. So I would also recommend the forts which are there. They are not accessible for people with locomotor disability or mobility related challenges, but they can be a good experience for people with deaf and hard of hearing disabilities, and also for people with visual impairment. And apart from that, I would say Jaipur Chowpatty is also a good place for people with disabilities to visit. राइट। ब्लंट आंसर आपका चाहूंगा कि आपको लगता है चाहे वो राजस्थान गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, एक्सेसिबल टूरिज्म को लेके सीरियस है? नहीं, मेरे को नहीं लगता, और उसका मेरे लिए स्ट्रॉन्ग रीजन ये है कि जब भी हम टूरिज्म रिलेटेड एड देखते हैं राजस्थान टूरिज्म की, तो उसमें हमें डिसेबिलिटी का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दिखता। हमें दिखता ही नहीं है उसमें कोई एड में कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी हो, या फिर कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो जिसमें रेट्रोफिटिंग हमें दिख रही हो, कोई रैंप हो या कोई और एक्सेस नीड हो। तो जब तक हमें वो चीज़ दिखेगी नहीं कि वो लाइक पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होगा जब तक, तो हमें ये मैसेज कैसे मिलेगा कि वो एक्सेसिबिलिटी को लेके सीरियस हैं। जो ऑडिट हो रहा है, आपको लगता है इज दैट मेकिंग एनी डिफरेंस? बिकॉज मैंने एक्सेसिबिलिटी में बहुत सारे शोज किए हैं, ऑडिट होता है, उसके ऊपर पैसा भी गवर्नमेंट खर्च रही है, क्या उस ऑडिट का आपको कोई बेनिफिट दिख रहा है ग्राउंड लेवल पे? अगर मैं यूजेबिलिटी की बात करूँ तो यूजेबिलिटी के लिए तो कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि जब तक वो सही तरीके से बना नहीं होगा तो उसको हम यूज नहीं कर पाएंगे, या कोई भी पर्सन विद डिसेबिलिटी, कोई भी पर्सन उसको यूज नहीं कर पाएगा। तो यूजेबिलिटी के नाम पे तो इट वुड नॉट मेक एनी डिफरेंस। पर अगर मैं अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन की बात करूँ तो अगर वो रैम्प बना है और वो चाहे गलत ही बना है, बट एटलीस्ट इट इज गिविंग आउट अ मैसेज कि यहाँ पे दैट इट इज फॉर पीपल who have mobility related challenges, या people who are visual impairment, या फिर अगर कोई टेक्टाइल पाथवे है तो मोस्टली लोगों को पता नहीं होगा कि वो किस लिए यूज होता है, तो मे बी इट जनरेट्स अ सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी कि अच्छा ये क्या चीज है, तो पीपल वुड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। तो यूजेबिलिटी नहीं, बट आई स्ट्रांगली फील कि सेंसिटाइजेशन एंड जनरल अवेयरनेस ऑफ डिसेबिलिटी के लिए इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। राइट। लेकिन मैंने क्या पाया है कि होड़ मची है ऑडिट के टेंडर लेने के लिए अब ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, और एक ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि ये वाली ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट सही नहीं करती, दूसरी कहती है ये सही नहीं करती। सो इट हैज बिकम सॉर्ट ऑफ बिजनेस नाउअडेज कि हर किसी को इसमें जाना है, लेकिन शुरू में पैशन होता है, लेकिन एक टाइम के बाद वही अपने टारगेट अचीव करने हैं, मोटी पेमेंटें लेनी है और अगले टेंडर की ओर प्रोसीड करना है। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल ये रिक्वेस्ट करूंगा ऑर्गेनाइजेशन से कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वी आर डिस्कसिंग कि एक्सेसिबिलिटी इज समथिंग दैट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी डिसेबल्ड पर्सन। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन इसको ले रही है, प्लीज डू दिस वर्क
सिंसियरली, दैट्स तभी कोई डिफरेंस मचेगा। नहीं तो अगर लोगों में ये भावना चली गई कि इससे बेनिफिट तो कोई हो नहीं रहा है, तो पीपल विल स्टॉप डिमांडिंग इवन ऑडिट्स। तो काव्या जी, आपसे जानना चाहूंगा अब मैं कि ये बताएं कि एनसीपी ईडीपी जावेद द्विवेदी फेलोशिप जैसी फेलोशिप और ये वाली फेलोशिप कैसे गैप को ब्रिज करती है आपकी स्टडी में, और कैसे इससे चेंज आता है सोसाइटी में, ये कितनी इम्पोर्टेंट है? सर, आई थिंक इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि फर्स्टली इट इज फ्रॉम द कम्युनिटी बाय द कम्युनिटी। मतलब जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज खुद हैं, वही इश्यूज और चैलेंजेस पे काम कर रहे हैं, तो उनको पता है कि एग्जैक्टली दिक्कत कहाँ पे है, एंड दे आर वर्किंग टुवर्ड्स एड्रेसिंग दैट। सेकेंड, हम जो है वो हम एक डेफिनेट एरिया में नहीं रिस्ट्रिक्टेड हैं। एज फेलोज हम अलग अलग अपने अपने जगहों पे काम करें, एंड वी आर स्प्रेड आउट थ्रू आउट द कंट्री। तो इवन दो ये फेलोशिप 3 साल के लिए थी, बट आई थिंक इससे एटलीस्ट काम होना शुरू हो जाएगा इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जो मे बी रुका हुआ हो या जो नहीं हो पा रहा हो, वो अब शुरू हो जाएगा, क्योंकि इट फॉलोज एन एविडेंस बेस्ड अप्रोच। तो एविडेंस निकाल निकाल के हम जो काम कर रहे हैं, उससे इट इज क्रिएटिंग अ रिपल कि अभी हम कर रहे हैं, फिर हम हमारे बाद कोई और होगा तो दे वुड टेक इट फॉरवर्ड। तो आई थिंक इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द सेक्टर। कुछ ऐसा जो मैंने आपसे नहीं पूछा और जो आप लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहें? जी, आपने अभी एक पॉइंट किया था दैट ऑर्गेनाइजेशन सी ऑडिट्स एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि दे शुड सी इट एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बट इन द राइट वे। They should see people with disabilities as potential consumers and producers of services as well। क्योंकि जब मैं अपनी रिसर्च भी कर रही थी, तो मेरे को ऑल्दो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में डेटा नहीं मिला एक्सेसिबल टूरिज्म का, बट ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देयर इज अ लॉट ऑफ डेटा एंड देयर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च स्टडीज which show that people with disabilities have dispensable income, disposable income वो होती है जो टैक्सेस वगैरह पे ऑफ करने के बाद जो हमारे पास बच जाती है। एंड द पीपल विद डिसबिलिटीज यूज दिस इनकम टू एंगेज इन ट्रैवल एंड टू परचेज सर्विसेज लाइक टूरिज्म, ट्रैवल, लेजर, इन सब के लिए। तो वी शुड स्टार्ट सीइंग देम एज बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। और अगर हम अपने बिजनेसेस को एक्सेसिबल बनाते हैं, तो दैट वुड लीड टू मोर बिजनेस। क्योंकि ऑल्दो हमारे डेटा के हिसाब से पीपल विद डिसेबिलिटीज आर ओनली 2.21%, बट अगर हम उनको एज ट्रैवलर्स देखें, तो दे डू नॉट ट्रैवल अलोन, दे ट्रैवल विद देयर फैमिली, विद देयर फ्रेंड्स, विद देयर केयरगिवर्स, विद देयर कॉलीग्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जो हमारा बिजनेस जो हमारा सैंपल बन जाता है, जो कंज्यूमर बेस बन जाता है, दैट इज वेरी लार्ज, अराउंड 10 to 15% of the population. So that is a lot of money and a lot of opportunity to increase more business. Precisely my point was not कि आप इसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी की ओर ना देखें। My point is कि बिजनेस के साथ साथ it is very very important, तो इसको do it with a sincerity. Yes, absolutely. थैंक यू सो मच काव्या जी हमसे बात करने के लिए, और बहुत कुछ हमें जानने को मिला आपकी स्टडी से। उम्मीद है आप इसी तरह काम करती रहेंगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। Thank you so much for having me. It was great talking to you. थैंक यू। तो लिसनर्स, आज हमने बात की काव्या जी से, जो जयपुर से हैं, जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं और जयपुर में एक्सेसिबल टूरिज्म के ऊपर काम कर रही हैं। अगर आप जयपुर घूमना चाहते हैं तो बहुत सारे इंसाइट्स उन्होंने दी हैं, आप आए। मैं अपनी ओर से ये कहूंगा कि म्यूजियम वगैरह जहां भी आप जाते हैं, अगर गाइड की फैसिलिटी है तो उसको जरूर अवेल करें, उससे प्लेजर आपका इंक्रीज होगा। माय पर्सनल एक्सपीरियंस। अगले सप्ताह होगी मुलाकात एक और जावेद अबीदी फेलो से। सुनते रहिए रेडियो उड़ान। कैसा लग रहा है आपको ये शो, हमें जरूर कमेंट करके बताएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करें। अगले सप्ताह होगी मुलाकात। नमस्कार।